Okay, so good morning to all. Now we start Ashtang Hridaya, chapter number 19. That name is the Basti Vidhi, that part 1. So आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, जिसका नाम है बस्ती विधि। अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 19, that name is the बस्ती विधि अध्याय. So what are the chapter number 19? Okay, so chapter number 19, this chapter explain the procedure of Basti treatment. Basti's general means enema therapy. This is the 19 number of chapter of Ashtang Hridaya Sutra Sthan, is called as the Basti Vidhi अध्याय. तो ये बस्ती विधि अध्याय है जिसके बारे में हम आज पढ़ना और इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले आचार्य वाग्भट ने इसमें बताया है, एक श्लोका है पहले, वातो लवणेषु दोषेषु वाते वा बस्ति ऋष्यते उपक्रमाणाम सर्वेषाम शो अग्नि स्त्रिविधिस्तु शह निरूहो अनुवाचनम बस्तिरुत्तरः. ये एक श्लोका है, इसके माध्यम से उन्होंने बस्ती का एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया है. बस्ती इज डिस्क्राइब्ड फॉर डिसीज विथ इम्बैलेंस्ड दोषास हैविंग द प्रीडोमिनेंस ऑफ द वाता और फॉर डिसीज विथ वात इम्बैलेंस अलोन इट इज द बेस्ट अमंग ऑल ट्रीटमेंट. तो यहाँ बता रहे हैं कि बात बस्ती जो है, ट्रीटमेंट जो है, बस्ती चिकित्सा है, वो सभी ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा माना गया है. उसके बाद उन्होंने एक बात बताई है कि बस्ती जो है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ वात दोष, मतलब वात दोष के प्रीडोमिनेंस की वजह से जो तकलीफें होती हैं उसमें बस्ती जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे अच्छा बताया है. उसके बाद उन्होंने अग्रणी त्रिविधा, तीन विधि मतलब तीन प्रकार के बस्ती बताए हैं. कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार के बस्ती? तो सबसे पहले है निरूह, अनुवासन और उत्तर बस्ती. तो इट इज ऑफ थ्री काइंड्स, दैट इज निरूह बस्ती ऑल्सो नोन एज द आस्थापन बस्ती, इट्स कॉल्ड द डिकॉक्शन एनिमा या फिर डिकॉक्शन मिक्स्ड विद द सॉल्ट हनी घी एटसेट्रा इज एडमिनिस्ट्रेड. मतलब निरूह बस्ती कैसी होती है, इसे आस्थापन बस्ती भी बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, हम डिकॉक्शन में या फिर कषाय में क्या क्या हनी को, साल्ट को और घी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मिलाने के बाद. दूसरे नंबर पे आता है अनुवासन बस्ती. सो ऑल्सो नोन एज इज कॉल्ड द स्नेह बस्ती. अनुवासन बस्ती को क्या बोलते हैं, स्नेह बस्ती. इसमें घी और ऑयल का यूज होता है. सो दैट इज द स्नेह बस्ती. स्नेह बस्ती इज घी, ऑयल, फैट एटसेट्रा आर एडमिनिस्टर्ड. Herbal oil such as the नारायण तेल, herbal घृतास are more commonly used for this purpose. तो अनुवासन बस्ती सेकंड वैरायटी बताई है. और थर्ड वैरायटी या थर्ड टाइप जो होता है उत्तर बस्ती. तो इसमें क्या है, पैटर्न वही है, बस इसका मार्ग जो है वो चेंज हो जाता है. इसका नाम है एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी यूरिथ्रल रूट. मतलब हम यूरिथ्री वाले रूट से हम बस्ती को देते हैं. दोनों में कहां से देते हैं, एनल रीजन से देते हैं, गुद वाले रीजन से देते हैं. इसमें हम उत्तर बस्ती मतलब मूत्र मार्ग की जगह से देते हैं, इसलिए इसे उत्तर बस्ती कहा गया. एक और आचार्य ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि पहले बस्ती का मतलब क्या हुआ करता था. सो बस्ती मीन्स यूनरी ब्लैडर. पहले बस्ती का मतलब यूनरी ब्लैडर से लेते थे. इन एंशियंट टाइम द यूनरी ब्लैडर ऑफ एनिमल लाइक बफेलो etc were used as a bag to hold the enema material like the decoction oil etc. तो इनके जो बैग को मतलब उनकी जो बस्ती को मतलब उनका जो ब्लैडर है उसका हम उपयोग बस्ती को होल्ड करने के लिए उपयोग में लाते थे, इसलिए इसका नाम बस्ती पड़ा हुआ है. तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है. सो नेक्स्ट अब बात करेंगे कौन कौन से लोग हैं जो बस्ती के लिए सूटेबल होते हैं, और उसमें से भी निरूह के लिए और आस्थापन के लिए कौन कौन से सूटेबल होते हैं, कौन कौन से अनसूटेबल होते हैं, उसके बारे में आचार्य ने यहाँ बताया है. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट वन इज पर्सन सुटेबल फॉर द डिकॉक्शन एनिमा लाइक आस्थाप्य, आस्थापन अरह. मतलब कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पेशेंट, जो लोग इसके लिए इंडिकेटेड हैं, मतलब कैसे हैं जिनको हम एडवाइस कर सकते हैं. तो पर्सन सुटेबल फॉर द डिकॉक्शन एनिमा, इस श्लोक का क्या बोलता है या फिर आचार्य वाग्भट ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको. तेन साधेत गुल्म अनाह खुड प्लीहा शुद्ध अतिशार सोलिनः ज्वर्ण जीर ज्वर्ण जीर्ण ज्वर प्रतिशाय शुक्र अनिल मलग्रहान वर्ध्म अस्मरी रजोनाश दारुणांश अनिल आम्यान. ये एक श्लोका है जिसको हमने स्प्लिट करके धीरे धीरे माध्यम से पढ़ा है. अब आप सोचो इसको श्लोका यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको उस वर्ड को स्प्लिट करने के बाद श्लोका आसानी से बाय हार्ट हो सकता है, आसानी से हम समझ सकते हैं. तो क्या बताया है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गुल्म ट्यूमर ऑफ द एब्डोमेन, यदि ऐसा कुछ सफर करता है तो हम एडवाइस कर सकते हैं कौन सी बस्ती, आस्थापन बस्ती.
अनाह ब्लोटिंग या फुलनेस यदि हो रही है पेशेंट को, खुद गाउट की समस्या यदि आ रही है, प्लीहा डिसीज डिसीज ऑफ द स्प्लीन या फिर स्प्लेनोमेगेली, ऐसी कोई भी डिसऑर्डर है तो भी हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध अतिसार, शुद्ध अतिसार मतलब डायरिया अनएसोसिएटेड विद द अदर डिसीज, मतलब शुद्ध, इसमें अतिसार में और कोई डिसीज का कॉम्बिनेशन नहीं है। स्थूल या सॉरी स्थूल पेन या एब्डोमेन में जो पेन है उसकी वजह से भी तकलीफ है तो भी हम उसको पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं आस्थापन बस्ती। फिर रहता है जीर्ण ज्वर, तो क्रॉनिक फीवर यदि है उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। प्रतिशाय राइनाइटिस कंडीशन में, शुक्र अनिल मल ग्रहा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सीमन फ्लेटस एंड द कॉन्स्टिपेशन, यदि ऐसी कोई समस्या है तो भी पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं, मतलब वो पेशेंट सुटेबल माने जाते हैं। बर्धम मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटम, तो स्क्रोटम की साइज या इनलार्जमेंट यदि होता है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। अस्मरे यूनरी कैलकुलाई होने की वजह से उस पेशेंट को भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। रजोनास एमेनोरिया, मतलब कि रजा जो नाश है, मतलब कि मेंसेस की एब्सेंस होने की वजह से भी पेशेंट को हम लोग ये बस्ती दे सकते हैं। एंड ग्रेवियस डिसीज ऑफ द वात ओरिजिन, तो मैक्सिमम वात डिसऑर्डर में हम लोग बस्ती स्थापन बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बताया आचार्य ने, पर्सन सुटेबल फॉर द डिकॉक्शन एनिमा, मतलब कि आस्थापन के योग्य कौन कौन से लोग होते हैं, तेन साथित गुल्म अवस्था में, अनाह में, खुड में, प्लीहा या स्प्लीन डिसऑर्डर में, शुद्ध अतिसार किसी भी इस टाइप का अतिसार जिसमें और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, सूलिनहा मतलब पेन यदि एब्डोमेन है उस कंडीशन में दे सकते हैं। जीर्ण ज्वर ऐसे ज्वर में दे सकते हैं। प्रतिशाय में दे सकते हैं। शुक्र का, अनिल का, मल का यदि ग्रह हो गया है, ऑब्सेशन हो गया उस अवस्था में दे सकते हैं। वर्धम या मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटम वाली कंडीशन तो दे सकते हैं। अस्मरी, रजोनास, इन अवस्थाओं में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आस्थापन बस्ती एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर द निरूह और आस्थापन मतलब अनर्ह, मतलब कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हमने कॉन्ट्रा इंडिकेट माना। पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था, इंडिकेट देखा था, इसमें क्या देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेट हैं। तो कौन कौन से आएंगे, आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है श्लोका के माध्यम से। हम देखेंगे, अनास्थाप्य, अनास्थाप्य अस्तित्व, अति स्निग्ध, अना अनास्थाप्य मतलब कि जिनको नहीं देना है उसका एक वर्ड दिखा है, आस्थापन का अनास्थाप्य, अति स्निग्ध, छत उरस्को भृशं कृशः, आमातिशार ममिमान संशुद्धो दत्तनावनः, श्वास कास प्रशेक अर्श्व हिद्म आधमान अल्पवन्निः, शून्यपायुः कृत आहारो बद्ध छिद्र दकोदरी, कुष्ठी च मधुमेही च मासान सप्त च गर्भिणी। क्या बताया है, इस श्लोका को अपन ऐसे आसानी से और आराम आराम से स्प्लिट करके यदि आप पढ़ते हो तो आपको सारे के सारे श्लोका का मीनिंग आपको आसानी से पता चल सकता है, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या बताया, यदि पेशेंट कैसा है जिसको हमें एडवाइस नहीं करना है, किस कैसे कैसी चीजें हैं तो नहीं हम दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले बताया है अति स्निग्ध, यदि हु हैव हैड द एक्सेस ऑयलेशन थेरेपी में है तो उस पेशेंट को हमें बस्ती एडवाइस नहीं करनी है, मतलब हमें उसे आस्थापन या अनर्ह मानना है, उसे अनास्थाप्य मानते हैं तो आस्थापन बस्ती नहीं देना है। उरच्छता चेस्ट की इंजरी है तो नहीं देना है। कृष्य हाईली इमिशिएटेड है, यदि वो दुबला पतला है तो नहीं देना है। आम अतिसार डायरिया हुआ है, डिसेंट्री हुई है ड्यू टू दी आम, यदि इस कंडीशन में है तो पेशेंट को हमें स्थापन बस्ती एडवाइस नहीं करना है। वमी वॉमिटिंग है। शुद्ध मतलब हु हैव दी अंडरगोन दी प्यूरिफिकेशन थेरेपी, जो पंचकर्मा के इंस्टीट्यूट में है तो उसे वो ऐसे टाइम पे एडवाइस हमें नहीं करनी है। दत्त ना बना मतलब हु हैव बीन एडमिनिस्टर्ड नेजल मेडिकेशन, ऐसा कोई पेशेंट है जो नेजल मेडिकेशन ले रहा है तो उसे एडवाइस नहीं करना है। श्वास और काश मतलब कि सीओपीडी, अस्थमा, डिस्निया, कोल्ड कफ ऐसे डिसऑर्डर में है तो भी हमें पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, श्वास काश के बाद प्रशेक, तो प्रशेक का मतलब यहाँ पे एक्सेस सलाइवेशन यदि कंडीशन है तो पेशेंट को हमें एडवाइस नहीं करना है। अर्श हेमोरॉइड्स यदि हो रहे हैं तो भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। हिद्म हिक्कप यदि हो रहा है तो नहीं करना है। आधमान एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस है तो भी नहीं करना है। अल्पवन्नी लो डाइजेशन पावर है, लो डाइजेशन स्ट्रेंथ है तो भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। फिर क्या हुआ है, शून्यपायु मतलब कि स्वेलिंग इन दी रेक्टम, ठीक है, शून्यपायु मतलब यहाँ पे रेक्टम में यदि स्वेलिंग है तो पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है, ध्यान रखना बस्ती आस्थापन नहीं देना है। कृत आहार मतलब कि हु हैव दी जस्ट टेकन फूड, जिसने आहार करके ही आया है उसको नहीं देना है। बद्धोदरा मतलब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यदि है तो उस कंडीशन में नहीं देना है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यदि आया है तो नहीं देना है। छिद्र उदरहा इंटेस्टिनल रप्चर यदि हो गया है तो भी नहीं देना है।
उदकोदरः मतलब एसाइटिस वाली कंडीशन है, उदर वाली कंडीशन है, तब पेशेंट को नहीं देना है। कुष्ठ स्किन डिसीज में नहीं देना है। मधुमेह मतलब डायबिटीज में नहीं देना है। और प्रेग्नेंट वुमेन इन दी 7 मंथ सप्त गर्भिणी, देखा है सप्तचा गर्भिणी, इस अवस्था में पेशेंट को हमें आस्थापन बस्ती नहीं देना है। रिपीट करेंगे, अनास्थाप्य जिनको नहीं देना है, अति स्निग्ध छतो उरस्को वृषम कृशः आम अतिसार बमीमान समशुद्धो दत्त नावना, श्वास में काश में प्रशेक में काश अर्श हिद्म आधमान अल्पवन्य अवस्था में नहीं देना है। शून्य पायु यदि रेक्टम रीजन में सूजन है उस अवस्था में देना है। कृत आहार आहार करके ही निकला है तब नहीं देना है। बद्ध छिद्र इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यदि कंडीशन है तो नहीं देना है। दक्कोदरी एसाइटिस वाली कंडीशन में नहीं देना है। कुष्ठी में नहीं देना है। मधुमेह नहीं देना। और सप्त माम्स मतलब 7 मंथ की प्रेग्नेंट वुमेन को भी हमें पेशेंट को इस टाइप के लोगों में इस टाइप की अवस्था में हमें पेशेंट को आस्थापन बस्ती एडवाइस नहीं करनी है। तो ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दी आस्थापन बस्ती। इसके बाद आता है पेशेंट सुटेबल फॉर दी अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती के लिए सुटेबल कौन है? अभी अपन ने क्या देखा, आस्थापन के योग और अयोग कौन थे, मतलब इंडिकेटर और कॉन्ट्राइंडिकेटर कौन थे। अब हम देख रहे हैं अनुवासन बस्ती के योग कौन कौन से लोग हैं। तो क्या बताया है आचार्य ने, इस श्लोक का बहुत अच्छी तरीके से बताया। पेशेंट सुटेबल फॉर दी अनुवासन बस्ती, अनुवासन अर्ह मतलब अनुवाश्य कौन कौन से लोग हैं जो अनुवासन के योग्य माने गए हैं। तो इस श्लोक का क्या बताता है, आस्थाप्या आस्थाप्या एवच अनुवास्य विशेषादि वन्ही रुक्षा केवल वातार्ताः पर्सन सुटेबल फॉर दी आस्थापन आर सुटेबल फॉर दी ऑयल एनिमा। अनुवासन बस्ती के लिए सुटेबल होते हैं पर्सन सुटेबल फॉर दी आस्थापन आर सुटेबल फॉर दी ऑयल एनिमा। जो आस्थापन के लिए है वही अनुवासन के लिए भी सुटेबल माने जा सकते हैं। स्पेशली दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेशन पावर, जिनको अतिबन्नी है। स्पेशली किसको, दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेशन पावर विशेषाद अतिबन्नी, हु आर ड्राई नॉट अंडरगोन दी स्नेहना रुक्षः, जो बहुत ज्यादा रुक्ष अवस्था में है, ऐसे पेशेंट को हमें एडवाइस करनी है थेरेपी कौन सी, अनुवासन बस्ती के लिए। एंड दो सफरिंग फ्रॉम दी डिसीज ऑफ वात, केवल लिखा है केवल वातार्ता, इस कंडीशन में पेशेंट को एडवाइस करना ही करना है। तो फिर से रिपीट करेंगे, आस्थाप्य एवं अनुवास्य, जो आस्थापन के लिए योग्य है वही अनुवासन के लिए योग्य है। विशेष अतिवन्नी, स्पेशली किसको, हम जो कि पेशेंट जिनकी डाइजेशन पावर डाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा है उनको एडवाइस करना है। रुक्षः जिनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। और केवल वातार्ता, ऐसे पेशेंट जिनमें केवल वात की वृद्धि ज्यादा है, वात की वजह से कोई तकलीफ हो रही है, उन्हें पेशेंट को अनुवासन बस्ती देना ही देना है। तो पेशेंट सुटेबल फॉर दी अनुवासन बस्ती, जो आस्थाप्य के योग्य थे उनको अनुवासन बस्ती देना ही है। तो ये आचार्य ने यहाँ बताया कि अनुवासन के योग कौन कौन से लोग कहे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बताया है पेशेंट नॉट सुटेबल फॉर द अनुवासन बस्ती। अब देखो जैसे सीरीज में अपन देखते आ रहे हैं, आस्थापन के योग अयोग, अनुवासन के योग अयोग, तो अनुवासन के अब अयोग कौन कौन से लोग हैं। तो इसमें भी आचार्य ने श्लोका के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा के दिया है कौन कौन से हैं। नानु न अनुवाश्य न अनुवाश्यश्च एवच ये अनास्थाप्य स्ततः पांडु कामला मेह पीनसाः निरन्न प्लीह बिडभेद गुरुकोष्ठ कफोदराः अभिष्यन्ति वृषस्थूल कृमिकोष्ठ आढ़ मारुतः पीते विषे गरे अपच्याम स्लीपद गलगंडवान। मतलब कौन कौन से लोग हैं, अब एक एक वर्ड को स्प्लिट करके अपन उसके मीनिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे। पर्सन अनसुटेबल फॉर द ऑयल एनिमा आर ऑल दोज अनसुटेबल, जो पर्सन ऑयल एनिमा के लिए अनसुटेबल थे वही अनसुटेबल एनिमा है, अनसुटेबल पर्सन है डिकॉक्शन एनिमा के लिए। कैसे, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम, कौन कौन से लोग जो कि पांडु से सफर कर रहे हैं उनको नहीं देना है। कामला सफर कर रहे हैं मतलब एनीमिया जॉन्डिस से सफर कर उनको नहीं देना है। मेह डायबिटीज और या यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज डिसऑर्डर है उन पेशेंट को नहीं देना है। पीनस राइनाइटिस वाली कंडीशन है तब पेशेंट को नहीं देना है। निरन्न, और यदि एम्प्टी स्टोमक है तो पेशेंट को हमें एडवाइस नहीं करना है अनुवासन बस्ती। प्लीहा डिसीज ऑफ द स्प्लीन मतलब स्प्लीनोमेगेली या इस टाइप की कोई कंडीशन है तो हमें पेशेंट को अनुवासन बस्ती नहीं देना है। बिडभेदी डायरिया यदि हो रहा है तो नहीं देना है। गुरुकोष्ठ हार्ड बाउल यदि पास करता है, कॉन्स्टिपेशन यदि हो रहा है तो भी पेशेंट को हमें एडवाइस नहीं करनी है। कफोदरा कफ टाइप ऑफ एसाइटिस यदि है तो हमें नहीं देना है। अभिसंधि ऐसी टाइप की कोई आई डिसऑर्डर है तो पेशेंट को हमें एडवाइस नहीं करना है। वृषस्थूल मतलब परफाउंड ओबेसिटी यदि है तो भी हमें, प्रोफाउंड ओबेसिटी यदि इस अवस्था में है तो भी हमें उसको नहीं देना है। कृमि कोष्ठ
इंटेस्टिनल वर्म्स इन्फेक्शन यदि है, उस अवस्था में पेशेंट को हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। आढ़ मारुतः, यदि गाउट अवस्था है, आढ़ मारुत मतलब गाउट है, तो वातरक जैसी कंडीशन है, तो भी पेशेंट को हमें एडवाइस नहीं करना है। एंड लास्ट, हु हैव कंज्यूम द पॉइजन, दो सफरिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल पॉइजन, गॉइटर, फाइलेरियासिस एंड स्क्रोफुला, यदि इस कंडीशन में है गलगंडवान, तो ये कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। तो फिर से एक बार देखेंगे श्लोका, नानु अनु न अनुवाश्यश्च एव च ये अनवस्थाप्यस्ततः पांडु में कामला में मेह पीनशाह निरन्न प्लीह बिडभेदी गुरुकोष्ठ कफोदराः अविष्यन्ति भ्रशस्थूल कृमिकोष्ठ आढमारुतः पीते विषे गरे च गरे अपच्यम श्लीपदम गलगंडवानो, मतलब इन अवस्थाओं में पेशेंट को हमें क्या करना है, अनुवासन बस्ती नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वहां से बस्ती नेत्र क्या होता है, उसकी मात्रा, लेंथ, सरकमफ्रेंस क्या होती है, उसके आगे अपन नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल।